हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और आज देखते हैं आइए प्रायिकता की एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं वो क्या कहता है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो कम से कम एक विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए। पहले तो एक फार्मूला समझ लीजिए इस सवाल को करने से पहले कि ए या बी में से, फार्मूला है ए या बी में से कम से कम कम एक के होने की प्रायिकता ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ए या बी में से कम एक जरूर होगा अगर ये फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये एग्जांपल भी हमने किया है। ऐसे ही इसी को हम और भी कह सकते हैं, ये या बी या सी। अगर तीन लोग हैं ए बी या सी में से कम से कम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। अगर वो 3 है तो ये फर्क लगा दीजिए और 2 है तो ये लगा दीजिए। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 बार उछाला गया है, तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पासे को 3 बार, तो पासे पर प्रथम बार में विषम संख्या आने की यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पासे पर जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 होती हैं, उसमें तीन विषम होती हैं, 3 सम होती हैं। तो 3 विषम संख्या होती हैं और टोटल 6 होती हैं। तो 3/6 होती है यानी कि 1/2। ऐसे ही पासे पर दूसरी बार में 3 बार फेंका गया है, तो दूसरी बार में विषम संख्या आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना आ जाएगा 1/2। फिर से यही आएगा। अगर हम पासे को तीसरी बार फेंकें तो पासे पर तीसरी बार में विषम संख्या आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर भी कितना होगा 1/2। तो हमसे ये कहा गया कम से कम एक बार। तो पासे पर या ए डैश निकाल लेते हैं पहले। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, क्योंकि हमें ए डैश बी डैश सी डैश ही है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/2 यानी कि 1/2। फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल लेते हैं, सी डैश। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बनेगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी 1/2 यानी कि 1/2। तो ए डैश बी डैश सी डैश की आवश्यकता पड़ेगी, ये वाला फार्मूला पुट हो रहा है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पासे को 3 बार फेंकने में कम से कम 3 बार फेंकने में पासे को 3 बार फेंकने में कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की वैल्यू है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू है 1/2। तो 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/2
8, 7/8। एक बार और देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि पासे को 3 बार उछाला गया है, कम से कम 1 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले तो फार्मूला आप समझ लीजिए कि ए या बी में से कम से कम एक, कम से कम एक के होने की प्रायिकता, कम से कम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। एक के जब होने की प्रायिकता पूछी जाएगी तो ए डैश बी डैश, ए बी या सी में से कम एक के होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। तो ए डैश बी डैश सी डैश, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे कि उस सवाल में 3 बार की बात हुई है। तो कह रहे हैं एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे पर प्रथम बार में विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है 3/6। क्यों? पासे पर 3 विषम होती है, 3 सम होती है, तो 3 बटे यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ गई, इस समय डैश निकाल सकते हैं। पासे पर दूसरी बार में विषम संख्या आने की प्रायिकता, अगर हम पासे को दोबारा अगर थ्रो करते हैं, तो देखते हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लिया हमने, फिर भी वही आएगी 1/2। पासे पर तीसरी बार में विषम संख्या आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी 1/2। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का फार्मूला बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सी की वैल्यू 1/2 यानी 1/2। तो पासे को 3 बार फेंकने में कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश यानी 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 यानी कि सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/8। ये था क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन। पहले तो इस क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं है, गलत है। अगर हम इसको लेके करते हैं तो आंसर कुछ आएगा, अगर इसको छोड़ के करेंगे तो बुक से मैच हो जाएगा। तो अगर हम बिना प्रतिस्थापन के करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा, अगर इसे हटा के करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये नहीं है प्रश्न में। 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापन किए निकाली जाती हैं। प्रतिस्थापन किए निकाली जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जब एक गेंद बॉक्स से निकलती है तो उसे दोबारा बॉक्स में रख दी जाती है, तो इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। और बिना प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो बॉल बॉक्स से बाहर आएगी उस बॉक्स को दोबारा वापस बॉक्स में नहीं रखा जाएगा, यानी वो कम हो जाएगी। और प्रतिस्थापन है तो यानी बॉल आएगी भी और फिर से वापस बॉक्स में चली जाएगी। तो कह रहे हैं 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन किए निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद है, यानी कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में 8-10 काली है। काली जो बॉल है वो हमारे पास है 10 और जो लाल गेंद है वो हमारे पास है 8, यानी टोटल हमारे पास 18 बॉल्स है। तो कह रहे हैं प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों लाल है। तो देखिए दोनों लाल है और प्रतिस्थापन है यानी एक एक करके बॉल निकाली जाएगी। तो प्रथम बार में लाल गेंद निकलेगी, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता या निकालने की प्रायिकता बराबर, अगर प्रथम बार में एक लाल गेंद निकाला तो उसकी प्रायिकता, लाल हमारे पास 8 है तो 8 में से आएगी और टोटल 18 है, तो टोटल 18 है तो 8 में से आएगी और 18 में से आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/9, दो से कर दिया। तो प्रथम बार में एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। फिर दूसरी बार में हमें 2 गेंद निकालनी, तो दूसरी बार में एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब हम दूसरी बार में निकाल रहे हैं, अब फिर से गेंद हमारे पास, ये प्रतिस्थापन यानी जो गेंद हमने निकाली उसे हम वापस रख सकते हैं। तो फिर से हमारे पास कितनी है 8, 8 में से आएंगी और 18 में से आएंगी, तो हमारे पास होगा फिर से 4/9। तो दोनों लाल गेंद निकलनी पड़ेगा, दोनों लाल गेंद निकलने की या निकालने की प्रायिकता 4/9 गुणा 4/9 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 16/81। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं
कि प्रथम काली और दूसरी लाल हो, यानी कि पहली गेंद हमारी लाल काली होनी चाहिए और दूसरी हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, लाल। तो प्रथम काली गेंद, काली गेंद निकलने की प्रक्रिया है, निकालने की प्रक्रिया। अब प्रथम काली गेंद निकलने की प्रक्रिया, काली हमारे पास है कितनी, काली हमारे पास है 10, तो 10 में से आएगी और 18 में से आएगी, यानी कि हो जाएगा 5/9, दो से अगर हम कट करेंगे। अब दूसरी हमें कौन सी निकालनी है, लाल। तो दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया। अब हम जब लाल निकालेंगे तो लाल हमारे पास कितनी है, 8, और टोटल गेंदें कितनी है हमारे पास, 18, यानी कि हो जाएगा 4/9। प्रतिस्थापन का मतलब है गेंद अगर हमने निकाली तो वापस चली जाएगी। तो प्रथम काली, प्रथम काली एवं एवं दूसरी दूसरी लाल गेंद, गेंद निकालने की प्रक्रिया, निकालने की प्रक्रिया। 5/9 गुणा 4/9, 5 चौक 20/81। थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है, थर्ड पार्ट, एक काली तथा दूसरी लाल, ये चीज बिल्कुल अलग हो जाती है। एक काली होनी चाहिए लेकिन पता नहीं कौन सी, एक काली होनी चाहिए और दूसरी लाल। तो इसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं, एक काली, एक काली एवं दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया बराबर। अब उसमें क्या होता है, पहली एक काली होनी चाहिए, तो पहले काली आएगी तो बाद में रेड आ सकती है, या ऐसे हो सकता है कि पहले आपकी रेड आ सकती है, बाद में आपकी काली आ सकती है, यानी कि ब्लैक। इन दोनों में से एक ही संभावना हो सकती है, वो है, इसलिए लगेगा इसमें प्लस। तो एक काली एवं दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रक्रिया ये है कि एक तो इसमें काली है यानी ब्लैक, और दूसरी क्या निकलेगी फिर, रेड। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले रेड निकले बाद में ब्लैक निकले, तो इसकी दो ही संभावना है। तो देखते हैं ब्लैक निकलने की क्या है, ब्लैक हमारे पास कितनी है, 10, तो 10/18 गुणा, फिर रेड कितनी है हमारे पास, 8, तो 8/18, क्योंकि प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है तो वापस गेंद चली जाती है, इसलिए उतनी ही गेंदें हो जाती है। प्लस अगर हम रेड निकालें तो रेड हमारे पास है 8, तो 8/18 गुणा ब्लैक निकालेंगे तो 10/18, 10 में से आएगी, टोटल 18 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 5/9 और ये हो गया आपका 4/9 और ये हो गया 4/9 और ये हो गया आपका 5/9। अगर हम और सॉल्व करें तो 5 चौक 20/81 प्लस 20/81, यानी अगर हम और देखें तो 40/81, ये रहा इस सवाल का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 14 है, ये कह रहे हैं कि किसी विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रक्रिया इतनी और इतनी है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रक्रिया ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। कभी भी इस टाइप का सवाल आए कि समस्या हल हो जाती है तो आपको क्या करना है कि समस्या ना हल होने की प्रक्रिया निकालनी है पहले आप। अगर समस्या या गणित का प्रश्न होता है, इस तरीके के प्रश्न बोर्ड में खूब आ रहे हैं कि समस्या अगर हल होने की प्रक्रिया पूछते हैं तो समस्या ना हल होने की प्रक्रिया निकालना है आपको। तो हम यही करेंगे इस सवाल के अंदर, पहले ना की निकालेंगे और समस्या हल करने की प्रक्रिया में दी है। तो हम कहेंगे कि ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रक्रिया, समस्या हल करने की प्रक्रिया, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और हल करने की प्रक्रिया में देखिए 1/2। अब हम इसी की ना की निकालेंगे, तो ए के द्वारा समस्या न हल करने की प्रक्रिया,
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। जब भी समस्या हल करने की दी हो तो ना की जरूर निकालना, तो ये आएगा 1 में से माइनस कर देते हैं बेटा उस चीज को, तो 1 अपॉन। ऐसे हमें दिया है बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया है 1/3, 1/3। तो बी के द्वारा बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बी के द्वारा समस्या न हल करने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। फिर 1 में से माइनस करेंगे इसे, जब ना की निकालना हो तो 1 में से, यानी 2/3। अब ये आ गया हमारे पास। अब वो ये कह रहे हैं कि दोनों समस्या हल हो जाती है, तो लिखेंगे ए व बी के द्वारा समस्या, ए व बी के द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता, हल न करने की प्रायिकता। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा 2/3, जहां हमारे पास आ गया 1/3। तो ए व बी के द्वारा समस्या न हल करने की प्रायिकता आ गई, तो अब हम निकाल देंगे आने हल करने की। तो ए व बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, यानी फिर हम हल की निकाल रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 में से फिर माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 3 यानी कि 2/3। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। इसका ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट वो ये कह रहा है, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है, यानी कि अगर ए हल कर लेता है तो बी हल नहीं कर पाता है, और बी हल कर लेता है तो ए नहीं कर पाता है। तो ये होती है तथ्य हल करने की समस्या। अगर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो देखिए इस पार्ट को, तो उनमें से ए या बी में से, ए या बी में से में से में से कोई एक समस्या हल कर लेता, कोई एक समस्या हल कर लेता है, हल कर लेता है, तब प्रायिकता, तब प्रायिकता। अब इन दोनों में से कोई एक हल करेगा, वो किस तरीके से हल करेगा वो देखिए। अगर ए हल कर लेता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो बी हल नहीं कर पाएगा, ना कि ए हल करेगा तो बी हल नहीं करेगा, प्लस, और अगर बी हल कर लेगा तो ए हल नहीं कर पाएगा। इन दोनों में से कोई एक ही समस्या हल कर पाएगा। अगर ये कंडीशन होगी, ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो इन दोनों में से एक ही समस्या होगी, इसलिए बीच में क्या आएगा, साइन प्लस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू है 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की जो वैल्यू हमारे पास है वो 2/3, बी डैश की वैल्यू है 2/3 प्लस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/3 प्लस 1/6। हम यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। तो उनमें से किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। थैंक यू।